हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले हमने एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली है, अर्ली मेडिवल कंप्लीट कर ली है एंड फाइनली मेडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट कर ली थी। तो नाउ फाइनली वी आर एंटरिंग इन मॉडर्न हिस्ट्री। अब देखो, जब हम बात शुरू करेंगे ना मॉडर्न हिस्ट्री की, तो सबसे पहले हमें लेटर मुगल्स का पढ़ना होता है इसमें टॉपिक। कुछ बुक्स के अंदर आप नोटिस करोगे कि जो लेटर मुगल्स वाला पार्ट है उसको मेडिवल हिस्ट्री में ही ऐड किया हुआ है, बट जैसे स्पेक्ट्रम होगी तो इन बुक्स के अंदर आपको जो लेटर मुगल्स वाला टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मिलेगा। दैट्स वाई मैंने भी लेटर मुगल्स वाला जो टॉपिक है उसको मॉडर्न हिस्ट्री में ही इंक्लूड करा है। तो दिस इज़ गोइंग टू बी योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द मॉडर्न हिस्ट्री। इससे पहले 32 पार्ट्स हमारे एंशियंट और मेडिवल को जोड़ के कंप्लीट हुए हैं। मैक्सिमम आपको 40 मिनट्स के वीडियोज़ मिलेंगे एंड मिनिमम आपको 15 to 20 मिनट्स के वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है, चलो उससे पहले उनको भी देख लेना इफ़ यू वांट, बट ये तो बिल्कुल ही नई चीज़ें मिलेंगी आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। सो इफ़ यू वांट टू स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द मॉडर्न हिस्ट्री यू कैन, बट बशर्ते कि आपने पहले पढ़ा हो एक बार एटलीस्ट। ठीक है, चलो जी। अब मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए वो सारे हम वन बाय वन स्टडी करते चलेंगे। वीडियोस की दो टाइमिंग्स हैं, वन इज़ एट 10 AM एंड जो सेकंड रहती है आपकी वो रहती है शाम को 7:30 PM। वहाँ पे हम मैपिंग कंप्लीट कर रहे हैं और सुबह वाले लेक्चर्स में हम हिस्ट्री को कंप्लीट कर रहे हैं। और एक शॉर्ट वीडियो भी चल रखी है, शॉर्ट वीडियो सीरीज़, जो कि शाम को 8 से 9 बजे के बीच में आ जाती है, जिसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स, वो चार्टर एक्ट सुना होगा आपने, रेगुलेटिंग एक्ट सुना होगा, उन सभी को कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, चलो जी अब स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के साथ। अगर इसका PDF आपको चाहिए होगा यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो मुगल एम्पायर का डाउनफॉल कैसे हुआ? मुगल एम्पायर जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है इन 1707, उसके बाद हमारी मेडिवल हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। 1707 जैसे ही शुरू हो जाता है यहाँ पे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। तो हमें पहले तो रीजंस पढ़ने पड़ेंगे कि मुगल एम्पायर ख़त्म क्यों हुआ, क्या ऐसे रीजंस थे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे 18th सेंचुरी की, मतलब 1700 से लेके 1800 तक की बातचीत होगी इसमें। तो तीन यहाँ पे मेन रीजंस जो हम बोल सकते हैं जिसमें आपको डिफरेंट सिनारियो इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। पहले तो वो सबसे पहला जो सिनारियो था वो था कि मुगल एम्पायर पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट कर रहा है, ख़त्म हो रहा है वन बाय वन। दूसरा, इंडिया के अंदर आप देखोगे रीजनल पावर्स फ्लरिश कर रही हैं। जैसे यहाँ पे आपको महाराष्ट्र वाले एरिया में मराठास मिलते जाएंगे, ऊपर आपको जाट्स मिलेंगे, सिख्स मिलेंगे। तो ये सारी जो छोटे छोटे रीजनल पावर्स थी वो इमर्ज हो रही थी, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रही हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने जब डिफरेंट पर्सनालिटीज़ पढ़ी, औरंगज़ेब के बारे में पढ़ा, जहांगीर, शाहजहाँ, अकबर, सभी के बारे में पढ़ा, तो कोई ना कोई यूरोपियन भी आ रहा था इंडिया के अंदर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो एक पॉलिटिकल पावर की तरह इमर्ज होने लगती है इन 18th सेंचुरी। आई एम टॉकिंग अबाउट 1700 to 1800 का टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये तीन मेन चीज़ें थी। एक तो मुगल एम्पायर ख़त्म हो रहा है, दूसरा रीजनल पावर्स इमर्ज कर रही हैं, और तीसरा ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर की फॉर्म में इमर्ज कर रही है। स्टार्टिंग में तो आए थे ये ट्रेड करने के लिए, ठीक है, पर बाय द टाइम यू विल नोटिस कि दे आर ट्राइंग टू बी अ पॉलिटिकल पावर इन इंडिया। उसके बाद इन तीनों रीजंस की वजह से आप एक और चीज़ देखोगे कि बहुत ज़्यादा संघर्ष होगा, हर एक अपनी एग्जिस्टेंस के लिए फ़ाइट करना शुरू करेगा। फाइट्स ऐसे थोड़ी होंगी, कॉन्स्पिरेसीज होंगी, ठीक है, षड्यंत्र रचे जाएंगे तब जाके फाइट्स चलेंगी। तो दैट विल हैपन इन 18th सेंचुरी। फिर उसके बाद हम देखेंगे कैसे ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करने वाले हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी वन बाय वन, बट फर्स्टली यू शुड नो कि 18th सेंचुरी में ये जो मुगल एम्पायर था वो डिसइंटीग्रेट कैसे हुआ, डिक्लाइन कैसे हुआ। ओके, नाउ कुछ डिबेट्स आती हैं 18th सेंचुरी के कॉन्टेक्स्ट में। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये एक डार्क पीरियड था। ठीक है, 18th सेंचुरी जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होने वाली है 1707 के अंदर, तो बोलते हैं कि वो डार्क पीरियड था, एनार्की वाला टाइम पीरियड आ गया था, मतलब राजा ही नहीं था प्रजा के ऊपर। ठीक है, तो इस वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन हो गया। अभी हम देखेंगे औरंगज़ेब के बच्चों में भी अब लड़ाई होगी। हर एक राजा के बाद जैसे लड़ाइयाँ हो रही थी ना, रिवोल्ट क्रिएट कर दे रहे थे, वैसे ही औरंगज़ेब के बच्चे भी क्रिएट करेंगे, जिसमें से जो विनर होगा वो आएगा बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन था तो बड़ा लिबरल, मतलब टॉलरेंट था बाकी रिलीजन्स को लेके, अपने फादर की तरह नहीं था जो कि बड़ा ही कट्टर था, और टिपिकल सुन्नी मुस्लिम था वो, और शियास को भी वो टॉलरेट नहीं करता था। पर जो बहादुर शाह वन है वो देखोगे आपकी औरंगज़ेब की तरह पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करेगा, और लिबरल कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ उनकी देखने को मिलेंगी। तो दिक्कत क्या थी बहादुर शाह के साथ कि वो बने ही राजा जाके 63 ऑफ
ईयर्स में, ठीक है, जब 63 उनकी एज पहुंच चुकी थी तब तो वो जाके राजा बने, तो एक तो वो डिसएडवांटेज आपको यहाँ पे मिलेगी। बट एनीवेज यहाँ पे बोला जाता है कि जो 18th सेंचुरी थी कोई राजा ही नहीं था प्रजा के ऊपर। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये डार्क पीरियड नहीं था, यहाँ पे इंडिया की जो अपनी रीजनल किंगडम्स थे वो पावरफुल होने लगे, ठीक है। तो कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ये बिल्कुल भी डार्क पीरियड नहीं था, जो रीजनल किंगडम्स थे यानी कि जो इंडिया के अपने लोग थे उनमें ही कहीं ना कहीं पावर इमर्ज होने लगी, पावर के साथ साथ कंपटीशन भी इमर्ज हुआ। बट एनीवेज यहाँ पे एक ने बोला कि डार्क पीरियड था, दूसरे ने बोला नहीं था। तीसरा क्या हुआ, पॉलिटी इकोनॉमी फ्लरिश हुई एंड लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन थी वो भी रिस्टोर हुई अंडर द रीजनल किंगडम, ठीक है। तो इन्होंने राजा के बेसिस से नहीं बोला, इन्होंने पॉलिटी और इकोनॉमी को फोकस में लाके ये चीज़ें बोली, ठीक है। यहाँ पे राजा का वर्ड यूज़ नहीं किया। तो ये 3 डिबेट्स चलती रहती हैं। नाउ क्या क्या डिक्लाइन के रीजंस थे? सबसे पहले ऐसे रीजंस आपको मिलेंगे जिसमें औरंगज़ेब को कहीं ना कहीं ब्लेम किया जाएगा कि उसकी वजह से मुग़ल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और एक डिबेट आपको ऐसी भी मिलेगी जिसमें बोला जाएगा कि औरंगज़ेब की वजह से नहीं हुआ, बट और भी ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से डिक्लाइन हो जाता है मुग़ल एम्पायर का। सबसे पहले जो औरंगज़ेब का था, अभी मैंने आपको बताया कि औरंगज़ेब वॉज वेरी, यू कैन से क्रूअल, या फिर कट्टर जो वर्ड होता है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा यहाँ पे, काफ़ी कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे, शियाज़ को भी टॉलरेट नहीं करते थे, तो बाकी धर्मों को तो क्या टॉलरेट करने वाले थे। तो पहली जो पॉलिसी थी इनकी, रिलीजियस पॉलिसी बहुत ज़्यादा रिजिड थी, पागलों वाली थी, फनेटिक थी, और एंटी हिंदू थे ये, और इतना ज़्यादा इनके अंदर वो फीलिंग था एंटी हिंदुज़म को लेके कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज हुए। आप देखोगे मराठास के साथ इनकी फ़ाइट होने वाली है, सिख्स के साथ इनकी फ़ाइट होगी, जाट्स के साथ फ़ाइट होगी, सभी के साथ फ़ाइट होगी, ठीक है, जो भी इनके रिलीजन में नहीं था। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, उनके बारे में तो हम पढ़ेंगे, बट स्टिल बहुत सारे रिवोल्ट्स क्रिएट हो गए, जाट्स हो गए, सतनामी हो गए, सिख्स हो गए, ये सारे जो थे औरंगज़ेब के अगेंस्ट चले गए थे। दूसरी आती है डेक्कन पॉलिसी। तो डेक्कन पॉलिसी पढ़ने से पहले औरंगज़ेब की अगर आपको लाइफ याद हो तो हमने बोला था कि उनके जो शुरू के 25 साल थे इन्होंने नॉर्थ इंडिया में निकाले, और जो अगले 25 साल थे उसमें इनको साउथ में भेज दिया था। याद है ना, इनके जब फादर साहब ने, शाहजहाँ ने इनको 25 साल के बाद नेक्स्ट 25 साल डेक्कन वाला एरिया दे दिया था, ठीक है। फिर तभी तो इतनी ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट हुई कि दारा शिकोह तो दिल्ली में रह गया और खुद ये साउथ में थे, तो वो दारा शिकोह का ना राजा डिक्लेयर कर दे, तो अपने जो 2 भाई थे मुराद बख्श और दूसरे जो थे वो थे शुजा, उनको अपने साथ मिला लिया और कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर ली, ठीक है। तो चलो एनीवेज, तो जो नेक्स्ट 25 ईयर्स थे इनके 25 साल के बाद, ये इन्होंने डेक्कन वाले एरिया में कहीं ना कहीं व्यतीत करा। और पहले इन्होंने बीजापुर और गोलकोंडा, याद है ना, बहामनी एम्पायर, अगर आपको याद हो, थोड़ा सा याद होना चाहिए एटलीस्ट, ये था विजयनगर के ऊपर बन रहा था ना ये, तो यहाँ पे बना था, अहमदनगर था, गोलकोंडा था, बेरार था, बीदर था और बीजापुर था। तो इन्होंने क्या किया, जो गोलकोंडा और बीजापुर वाला एरिया था उसको कॉन्क्वेस्ट कर लिया। इसका ईयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो याद रख लेना। जो बीजापुर वाला एरिया था उसको 1686 में कॉन्क्वेस्ट करा, और जो गोलकोंडा था उसको नेक्स्ट ईयर 1627 में कॉन्कर करा। उसके बाद होता क्या है कि मराठास जब देखते हैं ना कि ये अपने अंडर कर लिया है, तो मराठास को कहीं ना कहीं ये दिक्कत होने लगती है कि ऐसे कैसे हमारे रीजनल किंगडम जो साइड में है, क्योंकि अब क्या था, साइड में तो मराठास भी थे, यहाँ पे मराठा भी मर्ज कर रहे हैं। अब पड़ोसियों बीजापुर और गोलकोंडा को उन्होंने कॉन्कर कर लिया औरंगज़ेब ने, और मराठास को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि एक तो रिलीजन के अगेंस्ट है। तो मराठास ने क्या किया, दे वेंट अगेंस्ट मुगल्स, ठीक है। और बीजापुर और गोलकोंडा की जो आर्मी थी उन्होंने भी क्या किया, मराठास को ही ज्वाइन कर लिया। अब इससे लॉस क्या हुआ औरंगज़ेब को, औरंगज़ेब को एक बहुत बड़ा लॉस देखने को मिला। क्या लॉस देखने को मिला कि इतना ज़्यादा पैसा उन्होंने लड़ाई पे लगा दिया बीजापुर और गोलकोंडा की, और लास्ट में हुआ क्या, जगह तो रहेगी उनके पास, पर जो इतनी एमिनेंट आर्मी थी बीजापुर और गोलकोंडा की, वो सारे किससे मिल गए, मराठा के साथ मिल गए। तो यहाँ पे औरंगज़ेब थे, बीजापुर गोलकोंडा ये कॉन्केस्ट तो कर लिया यहाँ पे, पर मराठा के साथ जब इनकी आर्मी मिल गई तो औरंगज़ेब को दिक्कत होगी, फाइनेंशियल लॉसेस उनको देखने को मिले, ठीक है। तो ये दूसरा रीज़न माना जाता है कि औरंगज़ेब की वजह से मुग़ल एम्पायर का लॉस हुआ, इकॉनमी लॉस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा जो है वो है वास्ट एम्पायर। अब कई बार क्या होता है ना, अगर तुम्हारे पास प्रॉपर गवर्नर्स नहीं है डिप्लॉय करने के लिए, तो तुम खुद अकेले कैसे पूरी कंट्री के अंदर राज करोगे। अब देखो अपना जो फेडरल सिस्टम है, हम सेमी फेडरल सिस्टम पढ़ते हैं ना इंडिया के अंदर, क्वाज़ी फेडरल क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो सेंटर है वो दिल्ली में बैठी है, बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं,
ठीक है, यूटी वगैरह तो खुद सेंटर देखती है, बट देयर आर स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं हो सकता कि वो सारी की सारी स्टेट्स को देखे, तो उसके लिए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। पर औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि एक्सपांशन तो जेनिथ पे थी, क्योंकि औरंगज़ेब कहीं ना कहीं पावरफुल किंग भी था, बट दिक्कत क्या हुई, उसके पास ना तो उसके बच्चे उतने एमिनेंट थे कि उनको गवर्नर बना के बिठा दिया जाए, ऑल्दो बिठाए तो हुए थे पर नाम के थे। जो रीजनल किंगडम थे तो वो कॉन्क्वेस्ट क्रिएट कर देते थे, रिवोल्ट क्रिएट कर दिया करते थे अगेंस्ट दीज मुगल एम्पायर्स। तो यहाँ पे इनके पास कहीं ना कहीं एक्सपांशन तो बहुत ज़्यादा हुई, पर दिक्कत क्या थी कि एमिनेंट रूलर्स नहीं मिलते औरंगज़ेब को। और जैसे ही 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है, बच्चे तो फिर थे ही नहीं। पर चलो, पॉलिसी अगेंस्ट राजपूत्स। अब राजपूत जो थे इस वाले एरिया में थे, राजस्थान वाले रीजन में, ठीक है, यहाँ पे जितने भी राजपूत थे ना, जस्ट बिकॉज औरंगज़ेब की पॉलिसीज़ एंटी राजपूत थी। याद करो, अकबर ने तो मैट्रिमोनियल अलाइंसेस बनाए, पर यहाँ पे एंटी राजपूत पॉलिसीज़ औरंगज़ेब ने कहीं ना कहीं पब्लिश करी, जिससे क्या हुआ कि जो राजपूत थे वो भी अगेंस्ट चले जाते हैं औरंगज़ेब के। बट दो ऐसे राजपूत थे जिनके साथ औरंगज़ेब की अच्छी कोलैबोरेशन थी। एग्जाम्पल, जय सिंह और दूसरे थे जसवंत सिंह। जय सिंह एंड जसवंत सिंह, जय सिंह एंड जसवंत सिंह। बाद में जसवंत सिंह के साथ भी बिगड़ जाती है औरंगज़ेब की, और औरंगज़ेब ने उसको पॉइजन दे दिया था जसवंत सिंह को, और उनकी जो थी वो डेथ हो जाती है जसवंत सिंह की, और जय सिंह बच जाते हैं। मेवाड़ और मारवाड़ वाला जो एरिया था, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर जाते हैं, राजस्थान वाले की ही बात हो रही है। और कुछ जो पॉलिसीज़ थी वो सिक्स के अगेंस्ट हुआ करती थी। गुरु हर राय, आपने 10 गुरुज के बारे में पढ़ा होगा, एनीवेज हम करेंगे इसके बारे में भी 10 गुरुज की बात भी करेंगे। पर 10 गुरुज जो थे उनमें एक गुरु थे गुरु हर राय, ठीक है, उन्होंने दारा शिकोह को शेल्टर दे दिया था। अब जब दारा शिकोह को शेल्टर दिया, औरंगज़ेब की ऑलरेडी नहीं बन रही थी दारा शिकोह के साथ, तो गुरुज के अगेंस्ट भी औरंगज़ेब चले गए और गुरु हर राय को मरवा दिया था औरंगज़ेब ने। दूसरा क्या केस हुआ, गुरु तेग बहादुर आते हैं, उनको भी मरवा दिया। किसने मरवाया था? औरंगज़ेब ने मरवाया था, क्योंकि उनका एक लड़का था औरंगज़ेब का, उसने रिवोल्ट क्रिएट करना था अगेंस्ट औरंगज़ेब, और गुरु तेग बहादुर ने उनको शेल्टर दे दिया। तो इससे फिर से चिढ़ गए औरंगज़ेब और गुरु तेग बहादुर को भी मार दिया। और फिर उसके बाद गुरु गोविंद सिंह का जो गुरु तेग बहादुर के जो लड़के थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने डिसाइड कर लिया कि आई विल टेक रिवेंज फ्रॉम औरंगज़ेब या मुगल्स। तो उन्होंने एक आर्मी बनाई थी, तो खालसा आर्मी उन्होंने बनाई थी। अब ये क्या रीजंस इनफ नहीं थे सिक्स को रिवोल्ट क्रिएट करने के लिए? तो दीज वर द रीजंस कि सिक्स जो थे वो भी अगेंस्ट चले गए औरंगज़ेब के। तो ये कुछ रीजंस आप देख रहे हो जिसमें बताया गया है औरंगज़ेब वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। एक था पॉलिसी अगेंस्ट मराठास, औरंगज़ेब ने इवन औरंगज़ेब खुद सुन्नी थे और मराठास देवर अगेन नॉन मुस्लिम्स। तो इवन जो शिवाजी थे ना, शिवाजी द ग्रेट, अभी पढ़ेंगे जब रीजनल किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, शिवाजी चाहते थे कि उनको राजा का दर्जा दिया जाए, औरंगज़ेब ने डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि औरंगज़ेब नहीं चाहते थे कि कोई सुन्नी मुस्लिम के अलावा यहाँ पे गद्दी पे आके बैठे। तो शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू कर दिए। गुरिल्ला वॉरफेयर क्या करते थे, पहाड़ी वाले एरिया से आते थे, छुप के वॉर किया करते थे, छुप के अटैक कर दिया करते थे मुगल आर्मीज़ के ऊपर। और ये फेटल भी प्रूव हुई चीज़, मुगल्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे इस अप्रोच से। औरंगज़ेब ने अपने नॉवेल्स के साथ एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करी, और जो शिवाजी थे और उनका जो लड़का था उनको इनविटेशन दिया कि हम यहाँ पे आके सुलह कर लें दिल्ली में। तो शिवाजी और उनका लड़का निकल जाते हैं, कहाँ पे? दिल्ली में निकल जाते हैं। आगे लिखा होगा यहाँ पे, यहाँ नहीं लिखा है, रीजनल किंगडम्स में ही पढ़ेंगे। तो ये निकल जाते हैं दिल्ली के लिए कि जाओ औरंगज़ेब के साथ हम सुलह करेंगे। और शिवाजी ने डिसाइड किया कि आई विल टॉक, कि मुझे राजा का दर्जा दिया जाए। पर जैसे वो जाते हैं तो वहाँ पे औरंगज़ेब उनको कैप्चर कर लेते हैं। 6 महीनों के लिए शिवाजी और उनका लड़का जो था वो वहीं पे रहते हैं, कैप्चर्ड प्रिजन के अंदर, जेल के अंदर। पर देन वहाँ पे भी एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट होती है। शिवाजी को सजेशन दिया जाता है कि आपको ये दूसरी जेल में शिफ्ट कर रहे हैं जहाँ से फिर आप कभी भी निकल नहीं पाओगे, तो आज आपके पास मौका है तो आप निकल सकते हो। उस दिन ओकेजन था, डोनेशन दी जाती थी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, ज़्यादा फ्रूट्स ही हुआ करते थे। तो फ्रूट्स की जो पालकी थी ना, उसमें उन्होंने अपने बच्चे को बिठाया और ख़ुद जो थे वो एक वर्कर के रूप में बाहर निकल जाते हैं, और भाग गए थे शिवाजी वहाँ से। फाइनली उनकी लिबरेशन हो जाती है फ्रॉम द दिल्ली। तो ये कुछ स्टोरी थी जो कि रीजनल किंगडम्स में अभी हम दोबारा से पढ़ेंगे, पर अभी भी याद रख सकते हो आप। अब ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसमें बोला जाता है कि जो औरंगज़ेब हैं वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। एक तो बोल दिया गया कि औरंगज़ेब वॉज वेरी एमिनेंट रूलर, ठीक है, लड़ाई के पर्पज़ से देखा जाए, एक्सपांशन के पर्पज़ से देखा जाए तो औरंगज़ेब जो थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। पर जो उनके बच्चे आए आगे,
जो उनके लड़के थे वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं थे, तो नॉट एमिनेंट, वीक सक्सेसर मिले मुगल्स को, जिनको लेटर मुगल्स की श्रेणी में डाल दिया जाता है। दूसरा रीज़न बताया जाता है कि जो मुग़ल नोबिलिटी थी वो डिजनरेट हो चुकी थी। जैसे अकबर के टाइम पे याद करो, बहुत अच्छे अच्छे मिलिट्री कमांडर्स थे, गवर्नर्स थे, नोबल्स थे, नवरत्न हमने पढ़े थे, जो कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स भी रखा करते थे थ्रू आउट द कोर्ट और अच्छी एडवाइस भी दिया करते थे अकबर को। बट जैसे ही औरंगज़ेब, शाहजहाँ, इनका टाइम पीरियड चलता है तो हम देखते हैं कि उतने अच्छे मुग़ल नॉबल्स नहीं मिलते। बैरम खां, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, ये तो बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटीज़ थी, तो इसी वजह से अकबर ने कहीं ना कहीं अच्छी पॉलिसीज़ भी बनाई थी अपने कोर्ट के अंदर। पर बोला गया विद टाइम जो नोबेलिटी थी वो भी डिक्रीज़ करके करप्शन ज़्यादा मिलेगी, कॉन्स्पिरेसी क्रिएटर बन चुके थे अब नोबल्स। इंस्टेड ऑफ गिविंग एडवाइस टू द किंग्स दे वर जस्ट क्रिएटिंग कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट द किंग। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें ऐड हुई। उसके बाद इकोनॉमिक बैंकरप्सी। अब देखो, जब लड़ाई हो रही थी औरंगज़ेब की केस में हमने एक तो पढ़ ली कि एक्सपांशन तो कर लिया, और जब बीजापुर और गोलकोंडा वाली बात आई तो एरिया तो कॉन्कर कर लिया, पर आर्मी तो आई नहीं उनके पास में, तो वो एक रीज़न था। पर बोला जाता है कि औरंगज़ेब से पहले अगर शाहजहाँ के टाइम पीरियड में जाओगे तो उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, और हम पढ़ते हैं कि उस टाइम पे फेमीन भी फैल रखा था इंडिया के अंदर, और शाहजहाँ जो थे वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने में बिजी थे। तो एक रीज़न ये भी बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा पैसा जो था मॉन्यूमेंट्स के ऊपर, आर्किटेक्चर्स के ऊपर लुटा दिया गया बाय शाहजहाँ। एक तो ये बोल दिया, बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने लगा दिया था बिल्डिंग्स के ऊपर। एनीवेज, आज के टाइम पीरियड से देखें तो वो तो फिर टूरिज़्म की साइट्स भी बन रखी हैं, तो आज के टाइम से तो पॉजिटिव है। पर अगर मुग़ल एम्पायर की डिक्लाइन की बात करी जाए तो उस केस में ये पॉइंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। और जो औरंगज़ेब की अगर अब बात करें तो औरंगज़ेब के टाइम पीरियड तक वॉर्स तो काफ़ी ज़्यादा लड़ी, पर जो खजाना था वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका था, कंप्लीटली एंड के ऊपर आ चुका था। ठीक है, तो कंडीशन जो थी वो इकोनॉमिकली वर्सन थी, तो ये शाहजहाँ पे ब्लेम लगा दिया गया। उसके बाद डिक्लाइन ऑफ मनसबदारी सिस्टम। अब मनसबदारी सिस्टम बनाया गया था अकबर के टाइम पे, तो वो बैकबोन थी मुगल्स की, रीढ़ की हड्डी की तरह काम कर रही थी। सोचो, अगर रीढ़ की हड्डी ना हो बॉडी में तो क्या हम बैठ पाएंगे, खड़े हो पाएंगे, चल पाएंगे? नो, ऑब्वियसली। तो यहाँ पे बोला गया कि जो मनसबदारी सिस्टम अकबर के टाइम पे इतना प्रोमिनेंट था वो आज ख़त्म हो रहा है। वहाँ पे आप करप्शन देखोगे, भ्रष्टाचार देखोगे, और जो नॉबल्स थे ना वो इनएफिशिएंट थे, और उनका जो मेन फोकस हुआ करता था वो था कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट करने के लिए कि कैसे राजा को हटाया जाए। अभी पढ़ेंगे हम सैयद ब्रदर्स एंड ऑल के बारे में, तो कैसे वो राजाओं को ब्लाइंड कर रहे हैं, जेल में रख रहे हैं, मार दे रहे हैं। सो कॉन्स्पिरेसीज आर हैपनिंग इंस्टेड ऑफ एडवाइसेस। 1707 में हम देखते हैं औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। इसमें आप देखोगे एक बैटल ऑफ जजाऊ। बैटल ऑफ जजाऊ में कौन कौन लड़ता है? तो बहादुर शाह 1 एंड मोहम्मद आज़म शाह, 3 लड़के थे औरंगज़ेब के। एक को तो ऐसे ही निपटा दिया, एक के लिए थोड़ी सी भयंकर लड़ाई होती है 1707 के अंदर, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ जजाऊ, जिसमें बहादुर शाह 1 प्रूव्स टू बी विनर। तो ये जीत जाते हैं बहादुर शाह 1, और मोहम्मद आज़म शाह हार जाते हैं। एंड फाइनली वी आर एंटरिंग इनटू द लेटर मुगल्स, जिसमें आपको सारे रूलर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि उनकी क्या क्या खास बातें थी, उनकी क्या क्या फैनेटिक एक्टिविटीज़ थी, वो सारी। अब जो लेटर मुगल्स हैं, यहाँ पे आप 2 चीज़ें देख रहे हो। एक तो पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्बुलेंस, पता ही नहीं है राजा किसको बनाया जाए, और अगर राजा बना दिया है तो वो दिल्ली तक ही सीमित रहा हुआ है। लास्ट में आते आते तो देखोगे ना आप, आलमगीर 2 वगैरह के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि वो रेड फोर्ट तक ही सीमित रह गए थे। उनको सिर्फ जो कर्डेसियन हुआ करते थे, जो वहाँ पे लोग रहा करते थे, सिर्फ वही उनको राजा बोला करते थे। इतनी बुरी हालत हो जाएगी बाय द एंड ऑफ द जो आपका लेटर मुगल्स होगा, तो यू कैन से कि बहुत बुरी हालत होने वाली है। सबसे पहला रीज़न, पीरियड ऑफ पॉलिटिकल टर्बुलेंस। वीक हो चुका था पूरा का पूरा मुगल एम्पायर, डिजेनरेट रूलर्स हैं, एमिनेंट नहीं हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो तो मिलने नहीं वाली। एक तो रंगीला दिखेगा आपको, उसको तो सेंशुअल प्लेजर्स में इन्वॉल्व होने का था। उधर नादिर शाह अटैक करने के लिए आ जाएगा, वो जनाब देखना म्यूज़िक सुन रहे होंगे, डांसर्स को आगे दिखा रहे होंगे, अल्कोहल कंज्यूम कर रहे होंगे। इतनी बुरी हालत हो चुकी थी। इमरजेंस ऑफ किंग मेकर्स। अब जो नॉबल्स थे जिनका काम एडवाइस देने का होता था, वो अब आप नोटिस करोगे कि वो किंग मेकर्स बन चुके थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखोगे। और पीरियड ऑफ पॉलिटिकल असैसिनेशन, मतलब जो राजनीति होती है ना उसका एक तरह से मर्डर हो जाएगा। पीरियड ऑफ डिक्लाइन, अब देखो 1739 का जब टाइम पीरियड आएगा, नादिर शाह इन्वेड करेगा, और उस टाइम पे रंगीला होगा एक, वो आराम से म्यूज़िक सुन रहा था, उसको पता चलता ही नहीं है कुछ कि उसके ऊपर अटैक होने वाला है। तो 1739 में दिस विल हैपन। 1761 में क्या होगा? अब्दाली आएगा। नादिर शाह के साथ ना एक
छोटा सा सोल्जर भी आया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ रंगीला। अब्दाली तो बाद में आएगा। तो यहाँ पे ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्रिएट कर देंगे, बहुत ज़्यादा लूट पाट करेंगे इंडिया के अंदर। एंड फाइनली 1757 के टाइम पीरियड में चलोगे तो बैटल ऑफ प्लासी होने वाली है, ये हम सब पढ़ेंगे वन बाय वन। और बैटल ऑफ बक्सर इज़ देयर 1764 में। क्या क्या हुआ था बैटल ऑफ बक्सर में, क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी में, क्या क्या हुआ, ये सारी डिटेल्स हम करेंगे वन बाय वन। पर अभी करेंगे जब हम पढ़ेंगे अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ठीक है। तो उसी वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। उसके बाद हाँ एक और जो 1857 में आप देखोगे बहादुर शाह जफ़र होगा, एक राजा बैठा होगा लीडर मुगल्स का। तो वहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाएगी कि यूरोपियन जो हैं वो कहीं ना कहीं डोमिनेंस क्रिएट कर रहे हैं इन इंडिया, तो उनको अब ख़त्म करना पड़ेगा फ्रॉम दिस एरिया। तो यहाँ पे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपको मिलेगा 1857 में। और फाइनली 1857 के अंदर आप देखोगे मुगल्स का एंड पीरियड भी हो जाएगा। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है ना, वो है डेट्स। ये तो अभी हमने कंसेप्चुअल चीज़ें पढ़ी, अब आपको डेट्स भूल भी जाओ वो चलेगा, पर ईयर्स अब याद होने चाहिए। 1857 में क्या हो रहा है, 58 में क्या हो रहा है, 59 में क्या हो रहा है, वो सब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंडिया के अंदर एक सेम टाइम पे हो रही है। जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि मोहम्मद बिन तुगलक था एक, और उसके कंटेम्प्रेरी हमने देखा था विजयनगर एम्पायर फ्लरिश हुआ, बहामनी किंगडम फ्लरिश हुआ। वो थोड़ी थी चीज़ें याद करने के लिए, उस टाइम पे आपको कंटेम्प्रेरी चीज़ें याद करने की इतनी लोड नहीं पड़ रही थी। अब क्या होगा, 1857 से पहले बहुत सारे ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए, वो सब आपको वन बाय वन पढ़ने पड़ेंगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपको अब ईयर्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि अब इंडिया ऐसे नहीं है कि इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नो। यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी स्टेट्स बन रखी हैं और डिफरेंट चीज़ें जो हैं दे आर हैपनिंग थ्रू आउट इंडिया। तो आपको अब पूरी डेट्स के ऊपर फोकस रखना पड़ेगा। और इससे पहले मैंने एक शॉर्ट सीरीज़ बनाई हुई है जिसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट एंड ऑल सब पढ़ लिया है। तो टाइम निकाल के ना उनको देखते चलो अगर आप नए स्टूडेंट हो। क्यों? क्योंकि अब हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जब उनके बारे में पढ़ना है ना, तो हम पूरी डिटेल्स में नहीं करेंगे, क्योंकि वो मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। तो यू हैव टू चेक आउट द शॉर्ट्स वंस अगेन, ठीक है। जितना मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा वो तो मैं आपको करवाती चलूँगी, बट स्टिल दैट इज़ वन एडवाइस दैट डू वॉच दीज शॉर्ट्स। वो हम करेंगे एक बार कंपाइल वीडियो में, बट इन पॉलिटी इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। चलिए एक बार फाइनल रिवीजन यहाँ पे मैंने चार्ट फॉर्म में ऐड कर दी हैं चीज़ें, तो इनको आप बेटर तरीके से याद रख सकते हो। सबसे पहले तो पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या क्या थे, तो एक तो हमने देख लिया डेक्कन पॉलिसी औरंगज़ेब की, बीजापुर और गोलकोंडा के ऊपर पैसा तो लगाया, लड़ाई भी करी, इतने ज़्यादा जो रिसोर्सेज थे वो भी ख़त्म हुए, पर एंड में क्या मिला, बीजापुर और गोलकोंडा की जो आर्मी थी वो जाके मिल गई मराठास के साथ। एब्सेंस ऑफ डेफिनेटिव लॉ ऑफ सक्सेशन, अब जो बच्चे हैं औरंगज़ेब के वो इतने एमिनेंट रूलर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। बहादुर शाह वन वॉज वेरी लिबरल, पर उनकी एज ही बहुत ज़्यादा हो रखी थी। डीजनरेटिव नॉबिलिटी, हमने देखा ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकबर, इवन थोड़े से टाइम पीरियड के लिए जहांगीर के टाइम में भी जो नॉवेल्स थे वो अच्छी अच्छी एडवाइसेस दिया करते थे राजा को। बट औरंगज़ेब के बाद में तो लेटर मुगल्स वगैरह के बाद में तो आप देखोगे कि मतलब झंडी कर देंगे वो नॉबल सिस्टम की, इतनी बुरी हालत होने वाली है। वीक सक्सेसर ऑफ औरंगज़ेब, ठीक है। शिफ्टिंग लॉयल्टीज़ ऑफ ज़मींदार, अभी देखोगे आपकी रिजिड लॉज हमने देखे औरंगज़ेब के टाइम पीरियड के ऊपर कि बहुत ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू के लिए इम्प्लीमेंट किया गया, जो कहीं ना कहीं जो ज़मींदार थे वो भी अगेंस्ट हो जाते हैं मुग़ल एम्पायर के। देन रीजनल स्टेट का इमर्जेंस, मराठाज इमर्ज कर रहे हैं, सतनामी इमर्ज कर रहे हैं, सिख इमर्ज कर रहे हैं, जाट्स इमर्ज कर रहे हैं। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू आउट इंडिया। ये सारे रीजंस थे पॉलिटिकल रीज़न, मतलब राजनीतिक रीजंस थे। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या क्या थे, एक फ्रिक्वेंट मराठा रेड्स, मराठा गुरिल्ला वॉरफेयर से अटैक करे जा रहे हैं मुगल्स के ऊपर, क्योंकि मुगल्स जो थे देवर सुन्नी मुस्लिम एंड दे नेवर वांटेड कि कोई नॉन मुस्लिम पर्सन जो है वो आके राजा की गद्दी पे बैठ जाए। एम्पिटी ट्रेजर्स, लड़ाइयों के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लग चुका था, पर हमने दोनों तरफ की पॉजिटिव नेगेटिव औरंगज़ेब को लेके डिबेट्स पढ़ी, जिसमें हम देखते हैं शाहजहाँ ने भी बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट कर दिया था। पर ठीक है, मैंने आपको पहले बोल दिया, ये कोई नहीं बोलेगा कि मैम आज के टाइम पे तो टूरिज़्म भी हो रहा है। एनीवेज वो हमने कर लिया डिस्कस बात। लैक ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अभी आप नोटिस करोगे कि जो बाहर से आ रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट से आ रहे हैं, ये इंडिया है, यहाँ से जितने भी अटैकर्स आते हैं ना, इनके पास आर्मी बहुत स्किल्ड होती है, इनके पास जो वेपन्स है वो भी बहुत स्किल्ड हैं। इवन अगर मुग़ल एम्पायर की जब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इन 1526, कौन आया था, बाबर जब आए थे, तो बाबर के पास भी क्या था, एमिनेंट आर्मी थी, एमिनेंट
वेपन्स प्रेजेंट थे, पर अब जो आ रहे हैं उनके पास उनसे भी ज़्यादा एडवांस्ड वेपन्स आपको मिलेंगे, वेपन आर्मर्स मिलेंगे, वेपन मिलेंगे, तो वो चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके बाद वीक आर्मी, जो औरंगज़ेब थे वो खुद तो स्ट्रॉन्ग रूलर मिलेंगे, बट अब बाद में आप देखोगे कि आर्मी जो है वही राजा को सीरियस नहीं लेने वाली, और अरे राजा ही मतलब मज़े में पड़ा हुआ है तो आर्मी तो क्या ही ध्यान में रखेगी। जागीरदार एंड मनसबदारी क्राइसिस, अभी देखा ना, मनसबदारी सिस्टम एक टाइम पे वो बैकबोन थी मुगल एम्पायर के लिए, और अब क्या बन चुकी है, कुछ भी नहीं बची है। इट्स लाइक मैन इज़ ट्राइंग टू वॉक विदाउट हिज रीढ़ की हड्डी, बैकबोन के बिना चलने की ट्राई कर रहे हो तो चल पाओगे क्या? नो। तो वो चीज़ हो रखी है इकोनॉमिक क्राइसिस। सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या क्या थे? ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी, सुन्नी मुस्लिम थे औरंगज़ेब, तो उन्होंने इवन शिया मुस्लिम को नहीं छोड़ा, तो हिंदूज फिर क्या ही थे। राजपूत पॉलिसी, राजपूत हमने देखा एंटी राजपूत पॉलिसीज़ इन्होंने बनाई और राजपूत अगेंस्ट चले गए, जय सिंह और जसवंत सिंह को छोड़ के। नेचर ऑफ मुगल स्टेट, अरे कुछ नहीं बचा है, सब सेंशुअल प्लेजर में इन्वॉल्व होने वाले हैं। मराठा पॉलिसी, मराठास के अगेंस्ट बोल दिया ना कि नहीं मिलेगा राजा का दर्जा, मराठास ने गुरिल्ला वॉरफेयर क्रिएट कर दिया। तो ये सोसाइटी और इकोनॉमिक कॉजेज़ में आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद एक्सटर्नल कॉजेज़ क्या मिलेंगे आपको? अब देखेंगे हम 1739 में एंट्री होगी नादिर शाह की। उस टाइम दिल्ली में बैठा होगा रंगीला, नाम से ही सोच लो यार कैसा होगा वो रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। वो रंगीन मिजाज का था, वो डांस देख रहा है, म्यूज़िक सुन रहा है, दारू पी रहा है आराम से, और इधर नादिर शाह दिल्ली पहुंच चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, जब नादिर शाह ने अटैक किया था ना, तो उसके साथ आया था ये अहमद शाह अब्दाली, और जो अहमद शाह अब्दाली था उस टाइम पे छोटा था, उस टाइम पे सोल्जर ही था ये। तो उन्होंने देखा था उस टाइम की एक सपना है मेरा कि मैं भी दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो ये बाद में फिर से आएगा बहुत टाइम के बाद, नादिर शाह के बाद, और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली भी अटैक करेगा इंडिया के अंदर। अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, 1498 में पोर्टुगल्स आने शुरू हो चुके हैं। ठीक है, और कुछ एक राजाएँ तो है, कुछ एक जो थे वो भेजे गए थे अकबर के एम्पायर में, पर अकबर की डेथ हो जाती है 1604 में, 1605 में, और वो फिर मिल पा रहे हैं जहांगीर से, पता चलता है कि उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। तो यूरोपियन यूनियन बोल रही हूँ, यूरोपियन कंपनीज जो हैं वो इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश हो रही हैं। अब हम देखेंगे अबाउट द लेटर मुगल रूलर्स। यहाँ पे एक चीज़ याद रख लो, पहला जो राजा था ना वो था बहादुर शाह वन। बहादुर शाह वन से लेटर मुगल शुरू होंगे इन ईयर 1707, और इनकी स्टोरी चलने वाली है अप टू 1857, और जो लास्ट राजा आएगा उसका नाम भी बहादुर शाह ही था, बहादुर शाह। इसको टाइटल मिला था ज़फ़र का, क्योंकि ये पोएट भी था, तो ज़फ़र वॉज पेन नेम, इस नाम से ये अपनी पोएम्स लिखा करते थे। इन 1857 जिसमें हमने बोला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगी, तो उस टाइम भी अपनी पोइट्री से ये लोगों को अवेयर करने की ट्राई कर रहे थे, पर कुछ हो नहीं पाता, तो चलो इनको भी धोखे मिलने वाले हैं एंड में। तो बहादुर शाह वन से स्टोरी स्टार्ट होगी एंड बहादुर शाह ज़फ़र पे ही एंड होगी। ठीक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, काफ़ी लंबी चीज़ें हैं इसमें जो आपको पता होनी चाहिए, तो एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने आज मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया जिसमें हमने लेटर मुगल्स के बारे में पढ़ा, और सबसे पहले क्यों डिक्लाइन शुरू हुआ मुगल एम्पायर का वो हमने स्टडी किया। 18th सेंचुरी के ऊपर क्या क्या डिबेट्स हैं वो हमने देखी, क्या क्या कॉजेज़ थे जिसमें औरंगज़ेब को ब्लेम किया जाता है कि ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। रिलीजियस पॉलिसीज़ देखी उनकी, डेकन पॉलिसीज़ देखी, वास्ट एम्पायर देखा, एंड पॉलिसी जो कि राजपूत्स के अगेंस्ट हुआ करती थी वो हमने देखी, एंड पॉलिसी जो कि सिख्स के अगेंस्ट हुआ करती थी वो हमने देखी, पॉलिसी जो मराठास के अगेंस्ट हुआ करती थी वो हमने देखी। फिर कुछ ने बोला कि नहीं, सारे फैक्टर्स जो हैं उनको हम औरंगज़ेब के ऊपर नहीं थोप सकते, देयर वर अदर रीजंस एज वेल, जैसे कि उनके जो बच्चे थे वो इतने एमिनेंट नहीं थे, मुगल नॉबिलिटी करप्ट हो चुकी थी, इकोनॉमी की जो बैंकरप्सी थी वो शाहजहाँ के टाइम पीरियड से आनी शुरू हो गई थी, मनसबदारी सिस्टम करप्ट हो चुकी थी। 1707 में औरंगज़ेब की डेथ होती है और बैटल ऑफ जज़ाऊ हो जाती है, जिसमें उनके दो लड़के बहादुर शाह वन एंड मोहम्मद आज़म शाह, ये दोनों लड़ाई करते हैं जिसमें बहादुर शाह वन जीत जाते हैं। फिर लेटर मुगल्स की हमने देखे क्या क्या पॉलिटिकल टर्बुलेंस आई। टर्बुलेंस इज़ लाइक जैसे जब भूकंप आता है ना, ट्रेमर्स फील होते हैं, तो वो टर्बुलेंस मतलब पूरी वीक हो चुकी है, डीजनरेट रूलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ आर इक्वल टू ज़ीरो, तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेटर मुगल्स। और पीरियड ऑफ डिक्लाइन है, 3-4 अटैक्स हमें मिलेंगे बाहर से। कौन कौन सा? पहला नादिर शाह की एंट्री हो रही है, थोड़े टाइम के बाद अहमद शाह अब्दाली आ रहे हैं, उसके बाद यूरोपियन कंट्री से जो कंपनीज़ आई थी वो यहाँ पे बैठ के आके कोस्टल एरियाज़ में अपनी कंपनीज़ को फोर्टिफाई कर रहे हैं, फोर्ट्स बनाएंगे प्रॉपर ताकि उनको कोई वहाँ से मूव ना कर सके। बैटल ऑफ प्लासी हो रही है, बैटल ऑफ बक्सर हो रही है,
ठीक है। तो 1857 में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो जा रहा है। तो ये चार्ट फॉर्म में मैंने यहाँ पे सारा कंपाइल कर दिया है। यू कैन रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या क्या थे, इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या क्या थे, सोशियो इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या क्या थे, एंड फाइनली एक्सटर्नल कॉजेज़ क्या क्या थे। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग विद द लेटर मुगल रूलर्स, जो कि स्टोरी स्टार्ट होगी बहादुर शाह 1 से और एंड होगी बहादुर शाह जफ़र पे। ठीक है। तो 1707 से ये स्टोरी शुरू होने वाली है एंड इट विल एंड इन 1857। ठीक है। चलिए जी, सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर मॉडर्न हिस्ट्री। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर एज वेल एज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाती हैं, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।